2 E naught J cap plus 3 E naught K cap. And side of this is A. Same question. You need to find electric flux through the loop. करिए. Thank you, Arshit. Thank you. डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. ये लूप किस में रखा है? एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है. डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू इट, यानी कि किधर होगा? जेड डायरेक्शन में होगा. या तो बाहर मानोगे या अंदर मानोगे. दैट्स इट. आ गया. सिंपल क्वेश्चन है. तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ध्यान से देखो, इट इज यूनिफॉर्म. यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म, क्योंकि इट इज नॉट वेरिंग विद एक्स और वाई और जेड. तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं सीधा E डॉट एस वेक्टर. तो एस वेक्टर किधर है? बाहर. तो एस वेक्टर इज योर ए स्क्वायर के कैप. डॉट प्रोडक्ट निकालिए तो आई डॉट के 0, जे डॉट के 0, के डॉट के 1. इट इज योर 3 E नॉट इनटू ए स्क्वायर. इधर देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट. मैंने एरिया वेक्टर का माना है आगे माना है. समझना इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मैंने एरिया वेक्टर का माना आगे प्लस जेड डायरेक्शन माना है. मेरा आंसर आया प्लस. मेरा आ रहा है आंसर प्लस. इसका मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर माना है, फ्लक्स लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उसी डायरेक्शन में जा रही हैं. उसी डायरेक्शन में जा रही हैं. मतलब फ्लक्स जो है बाहर की तरफ, फील्ड लाइंस बाहर जा रही है. फ्लक्स मतलब इट इज समथिंग लाइक कोई एक बहुत सारी लाइंस निकल के बाहर जा रही हैं. तो ये लाइंस बाहर निकल रही हैं, है ना? ये है. तो ये लाइंस जो है बाहर निकल रही हैं. अगर ये प्लस आ रहा है, मैंने क्योंकि बाहर की तरफ पॉजिटिव माना था, समझना, बाहर की तरफ एरिया वेक्टर माना है. अगर किसी ने कहा कि मैं तो अंदर मानूंगा एरिया वेक्टर, तो अंदर एरिया वेक्टर मानोगे तो वो क्या आएगा? माइनस ए स्क्वायर के कैप हो जाएगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह बाहर है, तो उस केस में क्या आएगा? ये नेगेटिव आएगा. उस केस में क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. तो नेगेटिव मतलब जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर माना है उसके अपोजिट है. जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर माना है उसके अपोजिट होगा. दिस पॉइंट क्लियर? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एरिया वेक्टर आप बाहर भी मान सकते हो और एरिया वेक्टर आप अंदर भी मान सकते हो. यानी अगर आपने एरिया वेक्टर बाहर माना तो इस एग्जांपल में आंसर आया प्लस. मतलब जिस डायरेक्शन में आपने एरिया वेक्टर माना है उसी डायरेक्शन में फ्लक्स है. और अगर आपने एरिया वेक्टर अंदर माना होता तो ये आता नेगेटिव, मतलब उसके अपोजिट है. तो माइनस आ रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर माना है उसके अपोजिट है. अल्टीमेटली क्या बोल रहा है? फ्लक्स जो है बाहर ही है. क्या कैसे भी कर लो. समझ आ गया? हाँ, तो अल्टीमेटली हम बोल रहे हैं डायरेक्शन किधर है? इट इज आउटसाइड ओनली. ठीक है, लिख लीजिए फटाफट सब लोग. चलिए, अब ये तो मैंने एक सिंगल एक सरफेस ले लिया और उससे हमने निकाला है कि भाई किस प्रकार से ये फ्लक्स होगा एंड, है ना? अब यहां पर मैं बात करूंगा, अगर मेरे पास जैसे कोई क्लोज सरफेस है, लेट्स से इट इज अ क्लोज सरफेस. ये क्लोज सरफेस है, इट इज नॉट ओपन सर्किट, इट इज नॉट ओपन सरफेस. लेट्स से ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है. अब देखिए, अब जब भी आपको कोई वॉल्यूम दिखाई देता है, सरफेस क्लोज है, उसमें समझना एरिया वेक्टर किधर लेंगे. एरिया वेक्टर हमेशा बाहर, उस बॉडी के बाहर की तरफ माना जाएगा. समझ में आ गया? कोई बात नहीं, अमन कुमार जी, बार बार आएगा प्लस माइनस, है ना? तो यहां पर अब समझ लीजिए, ये कहता हूं, अगर मैं कहता हूं ये पॉइंट है ए बी सी डी और ये मान लो है ई एफ जी एच. तो ये क्यूब है, ये क्यूब है ऑफ साइड, लेट्स से इट इज ए. तो अगर मैं कहता हूं ए बी सी डी जो सरफेस है, बताइए इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? ए बी सी डी सरफेस जो है, इसका एरिया वेक्टर बताओ किस डायरेक्शन में होगा? प्लस एक्स डायरेक्शन में. गुड. ई एफ जी एच का एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? ई एफ जी एच में एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? माइनस एक्स में. क्या ये बात समझ आ रही है? तो बेसिकली जब भी कोई क्लोज वॉल्यूम दिखाई दे जाए तो वहां पर हम बाहर की तरफ एरिया वेक्टर को मानेंगे. क्या ये बात समझ आ रही है? ओके. अगर मैं कहता हूं यहां पे सी डी एच जी, इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? सरफेस सी डी एच जी का एरिया वेक्टर पता किस डायरेक्शन में होगा? इट इज प्लस वाई. गुड. अगर मैं कहता हूं ए बी एफ ई, इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? माइनस वाई. गुड. माइनस वाई में होगा. ठीक है, तो प्लस वाई हो गया, माइनस वाई हो गया. तो बेसिकली यहां पर अब हम क्वेश्चन करेंगे. यहां पर मैं बोल रहा हूं एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इट इज E नॉट आई कैप
प्लस 2E0 जे कैप प्लस 3E0 के कैप। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहां पर दे रखी है ना। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू नंबर 1 सरफेस है ए बी सी डी, नंबर 2 सरफेस है ई एफ जी एच। करी सब लोग। ए बी सी डी सरफेस से कितना फ्लक्स होगा और ई एफ जी एच से कितना फ्लक्स निकलेगा वो निकालिए, कर लीजिए। हाँ भाई, आ गया सबका आंसर। बढ़िया बढ़िया, शानदार, बहुत सिंपल है। तो हम जानते हैं कि फ्लक्स टू सरफेस ए बी सी डी निकालेंगे तो इसका एरिया वेक्टर किधर आगे की तरफ है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग एरिया वेक्टर जो आएगा ए बी सी डी का, इट विल बी, एक काम करते हैं, एरिया वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू सरफेस ए बी सी डी, इट विल बी ए स्क्वायर आई कैप। तो फ्लक्स थ्रू सरफेस अगर हमें निकालना, फ्लक्स थ्रू सरफेस ए बी सी डी निकालना है तो इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इट इज 3 टाइम्स सॉरी ई नॉट इनटू ए स्क्वायर। एंड सिमिलरली अगर मैं कहता हूं सेकंड पार्ट का एरिया वेक्टर ऑफ सरफेस ई एफ जी एच, ये आएगा माइनस ए स्क्वायर आई कैप। तो फ्लक्स थ्रू सरफेस ई एफ जी एच अगर निकालोगे, इट इज माइनस ई नॉट ए स्क्वायर। समझ में आया? अब समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नॉट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नॉट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है तो डायरेक्शन ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में यूं है, ई नॉट आगे की तरफ है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, यहां पर इस सरफेस ए बी सी डी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, फ्लक्स पॉजिटिव है। और सरफेस ई एफ जी में ये एंटर कर रही हैं, फ्लक्स नेगेटिव है। समझ में आ गया? तो यानी कि ए बी सी डी से लाइंस बाहर निकल रही हैं तो फ्लक्स पॉजिटिव है, और एंटर कर रही हैं तो फ्लक्स नेगेटिव है। इसका मतलब ये है। समझ में आ गया? इसी तरह से अगर मैं कहता हूं यहां पर थर्ड पार्ट, फ्लक्स थ्रू सरफेस में बोल रहा हूं यहां पर सी डी एच जी से निकालना है। एंड फोर्थ पार्ट है फ्लक्स थ्रू सरफेस निकालना है आपको ए बी एफ ई। निकालिए सब लोग फटाफट।
समझ में आ गया भाई? गुड। तो सी डी एच जी इसकी बात करेंगे तो हम जानते हैं इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। कितना आएगा? इट इज ए स्क्वायर जे कैप। और इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इट विल बी 2 ई नॉट ए स्क्वायर। और नीचे वाली की बात करेंगे तो इसका एरिया वेक्टर डाउनवर्ड आएगा, इट इज माइनस ए स्क्वायर जे कैप। तो ये आएगा माइनस 2 ई नॉट ए स्क्वायर, है ना? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 2 ई नॉट इस प्रकार से जा रही है, यानी कि इन दिस केस यहां फील्ड लाइंस एंटर कर रही है और यहां से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। समझ में आ गया भाई? ठीक है भाई, ये है। तो ये हमने निकाल लिया था, ये 2 ई नॉट ए स्क्वायर है, माइनस 2 ई नॉट ए स्क्वायर हो गया। अब यहां पर पांचवा पार्ट, फ्लक्स थ्रू सरफेस हम निकालना चाहते हैं। ए डी एच ई, और छठवां है फ्लक्स थ्रू सरफेस बी सी जी एफ। करिए। हो गया। तो यहां पर कितना आएगा? एरिया वेक्टर किधर आएगा? बाहर आएगा, है ना? ए डी एच ई का बाहर आएगा, तो स्टेज 3 ई नॉट ए स्क्वायर, और यहां आएगा माइनस 3 ई नॉट ए स्क्वायर। अगर मैं कहता हूं फाइंड नेट थ्रू द एंटायर क्यूब, नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? नेट फ्लक्स थ्रू द एंटायर क्यूब, इट इज 0। गुड। क्यों? जितना एंटर कर रहा है उतना निकल रहा है। खास बात यह है, जितना एंटर कर रहा है उतना निकल रहा है। गुड। दिस पॉइंट इज क्लियर? फोर्थ एक बार बता देते हैं, बिल्कुल बता देते हैं। ए बी एफ ई, ए बी एफ ई, इसका एरिया वेक्टर किधर है? नीचे है, माइनस ए स्क्वायर जे कैप, और ये रहा, तो कर दो डॉट प्रोडक्ट, तो माइनस 2 ई नॉट ए स्क्वायर ही आएगा। फॉर्मूलेबाजी है, फॉर्मूलेबाजी है। समझ में आ गया? नेट फ्लक्स यहां 0 है, क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसी है? यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है तो किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। सेवेंथ बता देता हूं, सेवेंथ देख लो भाई। सेवेंथ, अच्छा सेवेंथ, अच्छे भगवान, सेवेंथ बता दो यार, ये तो भाई कॉमन सेंस का क्वेश्चन होगा। सेवेंथ बता दो दोबारा। अरे भाई ये बताओ, यहां पर ए बी सी डी से कितना निकला? इन सबको छठों को, 6 को ऐड कर दो, 6 सरफेस है, तो ये ई नॉट ए स्क्वायर माइनस ई नॉट ए स्क्वायर, 2 ई नॉट ए स्क्वायर माइनस 2 ई नॉट ए स्क्वायर, 3 ई नॉट ए स्क्वायर माइनस 3 ई नॉट ए स्क्वायर, सबको ऐड कर दो। डायरेक्शन देखो, मैंने क्या बोला, दिमाग समझ लो। कोई भी क्लोज सरफेस होगा, एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ माना जाएगा। एरिया वेक्टर जो है हमेशा बाहर की तरफ माना जाएगा। मुझे केवल जेन्युइन कमेंट विजिबल होते हैं, नॉन जो जेन्युइन कमेंट नहीं होते मैं उनको देख ही नहीं पाता हूं, है ना? मेरी आंखें उनको देख ही नहीं पाती हैं, तो जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं वही मैं देख पाता हूं। ठीक है, समझ में आ गया भाई? चलिए, मेरी आंखें थोड़ा कमजोर हैं, मुझे केवल जेन्युइन क्वेश्चन दिखाई देते हैं, जो क्वेश्चन जेन्युइन नहीं होते हैं मुझे दिखाई बिल्कुल नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, चलिए, तो बढ़िया बात है, समझ में आ गया। अब इसका मतलब समझते हैं। एक और क्वेश्चन यहां पे कर लेते हैं। ये एक हेमिस्फीयर काइंड ऑफ दिया हुआ है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं इस प्रकार से जा रही हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और इसकी रेडियस
आर है, रेडियस आर है, तो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ई है, इट इज यूनिफॉर्म। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू नंबर 1 फ्लैट सरफेस, फ्लैट मतलब ये वाला फ्लैट सरफेस। नंबर 2 कर्व्ड सरफेस, देख लीजिए। हेलो बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू नंबर 1 फ्लैट सरफेस, फ्लैट मतलब ये वाला फ्लैट सरफेस। नंबर 2 कर्व्ड सरफेस, देख लीजिए। करिए भाई सब लोग फटाफट। हाँ क्यूबॉइड नहीं, हम तो यहाँ पे हेमिस्फीयर पे लगा रहे हैं भाई संकल्प भाई, हम तो किसी पे लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है? सामने देखो क्वेश्चन। हो गया? हाँ जी, तो यहां पर पहला पार्ट फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस, बताइए कितना आ रहा है? हाँ जी, देखिए ये फ्लैट सरफेस है, क्लोज सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा, कितना आएगा? है ना, अगर मैं इसको x मानता हूं, ये माइनस, तो ये इसको मैंने अगर x डायरेक्शन मान लिया है, इसको y मान लिया, तो ये पीछे की तरफ, तो माइनस कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर आई कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आगे की तरफ है, अपोजिट है, तो इट विल बी माइनस ई इनटू पाई आर स्क्वायर। ये तो हुआ फ्लैट सरफेस से। और दूसरा कर्व सरफेस, बताइए कर्व सरफेस बताइए। 0, क्या बात है? इट इज प्लस ई इंटू पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इस क्लोज सरफेस में जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही तो बाहर निकलेगा। इस फ्लैट सरफेस से एंटर किया कितना? ई इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस मतलब एंटर कर रहा है, तो उतना ही इसको बाहर निकलना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कैसी है? यूनिफॉर्म है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो जितनी लाइंस एंटर करेंगी उतनी लाइंस बाहर भी निकल जाएंगी। क्या ये बात समझ आ रही है? तो नेट फ्लक्स विल बी 0, नेट फ्लक्स ऑफ द क्लोज सरफेस विल बी 0। कब होता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर ये कोई सरफेस दिया हुआ, सॉरी ये कोई सरफेस दिया हुआ है, और इसके सामने कोई ऐसा कुछ भी सरफेस क्यों ना बन जाए, और यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से जा रही हैं, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर व्हाट? यूनिफॉर्म मतलब हर जगह एक जैसी हैं, तो इस केस में भी अगर मैं कहता हूं ये रेडियस इसकी आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस विल बी माइनस ई पाई आर स्क्वायर, एंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस विल बी प्लस ई पाई आर स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं इसके कर्व कैसा है, मुझे से मतलब बिल्कुल भी नहीं है, मुझे मालूम है फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जितनी लाइंस एंटर कर रही है उतनी लाइंस बाहर निकल रही हैं, तो फ्लक्स भी उतना ही होगा, जितना एंटर करेगा उतना ही बाहर निकल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर मैं केवल जो फ्लक्स का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसको यूज करके डायरेक्टली बता पा रहा हूं कि जितनी लाइंस एंटर करेंगे उतनी लाइंस बाहर निकलेंगी। लिख लीजिए। दिस पॉइंट इज क्लियर? चलिए, एक बच्चा पूछा सर यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? हर पॉइंट पर आप अगर वैसे करना चाहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा?
एक रिंग माननी पड़ेगी, उसका डीएस वेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर यू हैव टू इंटीग्रेट इट। भाई अगर एक तरीका ये है कि भाई आप यहाँ पर इसको पतली पतली रिंग में डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो ये अगर मैंने यहाँ पर एक रिंग इस प्रकार से कंसिडर कर लिया, उसका एरिया वेक्टर इधर आएगा डीएस, और ई इधर है, फिर आप इंटीग्रेट करिए, सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द सेम आंसर। तो इतनी मेहनत क्यों करना चाहते हो? इतनी मेहनत क्यों करना चाहते हो भाई? कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप फटाफट कर पाओगे। पर इंटीग्रेशन क्यों, शौक है क्या इंटीग्रेशन करने का, है ना? ये है। तो ऐसे भी करना चाहो तो कर सकते हो, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे यहां पर। भाई जहां इंटीग्रेशन की जरूरत है वहां करेंगे ना। भाई सीधी बात ये है, अगर मच्छर मारना है तो क्या ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करोगे क्या? मच्छर मारना है तो क्या ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करोगे क्या? नहीं। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तब किया जाएगा जब जेन्युइनली रिक्वायर्ड होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे यहां पर। ये x है और ये y है। इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर दिया है E नॉट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए के कैप, और ये एक साइड दे रखा है इसका ए। निकालो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर लूप। करिए। E बराबर दिया है ये, तो यू हैव टू फाइंड फ्लक्स। लिख लो। समझ में आ गया भाई? नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट। अब आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब कोई तरीका नहीं बचा है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? हम इसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे। तो मैंने यहां पर एक छोटा सा एक स्ट्रिप लिया है x डिस्टेंस पर, और थिकनेस इसकी है dx। तो इसका एरिया वेक्टर ds कितना होगा? इट विल बी a dx के कैप, बाहर की तरफ। इनका डॉट प्रोडक्ट दिखाएंगे तो फ्लक्स हो जाएगा E नॉट 1 माइनस एक्स बाई ए इंटू ए dx, और इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट, और लिमिट जाएगी 0 से a, क्योंकि यहां पर x बराबर 0 है, यहां पर x बराबर a है। तो E नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर भगा दीजिए, ए भी कांस्टेंट, बाहर भगा दीजिए, अंदर क्या बचेगा 1 दिस थिंग। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इसका आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ a ऑलरेडी है। लिमिट 0 से a, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे। तो E नॉट a अपर लिमिट लगाएंगे तो इट इज a माइनस ए स्क्वायर बाई 2a, लोअर लिमिट 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो E नॉट a स्क्वायर बाई 2, दैट इज आंसर। समझ में आया भाई? लिख लीजिए। हो गया भाई, क्लियर हो गया? लिख लीजिए। चलिए, तो ये हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है वो सीख लिया।
अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे ये क्यों सीख रहे हैं, अचानक आज बढ़िया चल रहा था, कूलम्स लॉ समझ में आ गया तो अच्छी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के हम फोर्स निकाल सकते हैं। अचानक से नया टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आखिर इसकी जरूरत क्या आन पड़ी? तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। जीरो क्यों नहीं आया भाई? अरे भाई इंटीग्रेशन या खुद किया करो यार, इंटीग्रेशन नहीं करते भाई, सब जीरो बताइए सर, अरे हद करते हो यार, यहाँ लिमिट जीरो से ए ही जाएगा, ये नहीं बताऊंगा, हटो नहीं बताऊंगा ये सब, ऐसे क्या है यार, फालतू की बात करते हो। लिमिट जाएगी भाई जीरो, यहां से स्ट्रिप यहां शुरू करोगे ना काटना, पहली स्ट्रिप यहां काटोगे तो एक्स बराबर जीरो पे कटेगी, लास्ट वाली कहां कटेगी? यहां कटेगी। समझ में आ गया? ये है ए स्क्वायर नहीं ए होगा ना, अरे भाई साहब देख लो भाई, सामने लिखा हुआ है, यहां ए ऑलरेडी था, ई नोट ए, फिर ए और थोड़ा हाथ पैर चलाओ, सॉरी पैर नहीं, हाथ चलाओ, पैर के चलाओगे, हाथ चलाओ। समझ में आ गया? डन डन डन। चलिए भाई, अब हम बात करेंगे आखिरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों पढ़ रहे थे। तो इसकी एक एप्लीकेशन है और वो है आपका गॉस लॉ या गॉस थ्योरम बोल सकते हैं, इसलिए पढ़ रहे थे। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या है समझते हैं। पहली बात तो यहां पर जो लॉ है वो एक क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है, एक बंद सरफेस है, क्लोज सरफेस है। इस क्लोज सरफेस के अंदर अगर मान लेते हैं कुछ चार्जेस हैं, लेट्स से Q1 है, Q2 है, माइनस Q3 है, Q4 है, माइनस Q5 है, और कुछ चार्ज बाहर भी हैं, Q6 भी है और Q7 भी है। तो लॉ ये बोलता है कि इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट, एक गोला लगाने का मतलब क्या है? क्लोज सरफेस जो होता है इट इज योर Q इनसाइड बाई एफ जीरो, यानी ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसके अंदर कितना चार्ज फंसा हुआ है। बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है जेई का, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, आईआईटी में क्वेश्चन आते हैं। तो चार्ज इनसाइड कितना है? इट इज Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5। तो ये चार्ज जो अंदर बैठा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। समझ में आ गया? ये बाहर वाले चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बाहर वाले चार्ज पर डिपेंड ये नहीं करता है। तो गॉस लॉ लिख लीजिए सब लोग फटाफट से, इतना लिख लीजिए, फिर हम इसके पॉइंट्स लिखवाएंगे। तो ये हमारा क्या है? नेट फ्लक्स है, पाई नेट फ्लक्स थ्रू द closed surface. It depends only on charge inside. It is independent of charge outside. पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम इसके पॉइंट लिखवाते हैं। डन डन, गुड, अच्छी बात है, शानदार बात है। तो पहला पॉइंट ये है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface depends only on charge inside the closed सरफेस। चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज आउटसाइड द
क्लोज सरफेस, यानी जो चार्ज क्या है, क्लोज सरफेस के बाहर है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा. इट डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज अंदर वाला. अब आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों समझते हैं. अगर यहां पर मेरे पास एक चार्ज Q है और ये मेरा एक क्लोज सरफेस है, तो चार्ज Q कहां पर है, इट इज आउटसाइड. तो इस चार्ज Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मैं ड्रॉ करता हूं, तो ये हैं फील्ड लाइंस, ये हैं फील्ड लाइंस, ये हैं फील्ड लाइंस, और भी बना दो, ये हैं फील्ड लाइंस, ये हैं फील्ड लाइंस. तो ये फील्ड लाइंस हैं, यूं जा रही हैं. तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए कि कितनी फील्ड लाइंस इस क्लोज सरफेस के अंदर से जा रही हैं. हाउ मेनी फील्ड लाइंस आर एंटरिंग इनटू दिस क्लोज सरफेस. 1 2 3 4, 4 लाइन एंटर कर रही है. ये पांचवी छठवीं अलग है. तो 4 एंटर किए और 4 ही बाहर निकल गई, यानी जितनी लाइन एंटर की उतनी लाइंस बाहर निकल गई. तो हम जानते हैं जब ऐसा कुछ होता है तो नेट फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है. समझ में आ गया, समझ में आ गया भाई, ठीक है. तो जितनी लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी लाइंस बाहर निकल रही है, यानी हम जानते हैं फ्लक्स क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया. तो 4 लाइन एंटर किया, तो एंटर किया तो फ्लक्स होगा नेगेटिव, और बाहर निकला तो इट इज पॉजिटिव. जितना एंटर किया उतना ही बाहर निकल गया, जितना प्लस उतना ही माइनस. अरे भाई क्यूब वाले एग्जाम्पल भी किए थे ना, यहां देखो जितना एंटर किया उतना निकल गया, नेट कितना 0, यहाँ एंटर किया निकला बाहर, नेट क्या हुआ 0 हुआ. तो वही है, जितनी लाइन भाई यहाँ पे 2 लाइन एंटर कर रही थी 2 लाइन बाहर निकली, 3 लाइन एंटर की 3 लाइन बाहर निकली, वही फंडा. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी एंटर कर रही है उतनी लाइंस बाहर भी निकल रही हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर फ्लक्स क्या है, 0. समझ में आ गया. तो बाहर चार्ज जो बैठा हुआ है उसके कारण जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही फ्लक्स बाहर निकल जाएगा. तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0. इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं. समझ में आ गया भाई. चलिए, अब ये हो गया, अच्छी बात है, शानदार बात है, ये पॉइंट समझ में आ गया. अब यहां पर फार्मूला है इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस बराबर क्यू इनसाइड वाई एप्सिलॉन 0. व्हाट इज ई, व्हाट इज ई, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड. गुड, अच्छी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड. किसके कारण, अंदर वाले चार्ज के कारण या बाहर के कारण. ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले चार्ज के कारण है, ये बाहर के कारण. हाँ जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. ये क्या है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड. लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट. इन गॉस लॉ electric field, that is E, is the resultant electric field due to both charge inside as well as outside, inside as well as outside the Gaussian surface.
है ना। तो जो ये सरफेस है ना, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके कारण है? अंदर और चार्ज जो है बाहर है, दोनों के कारण है। समझ में आ गया भाई? लिख लीजिए। तो ये चार्ज इनसाइड पर डिपेंड करता है, बाहर पर डिपेंड नहीं करता है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखेंगे। एक चार्ज है प्लस क्यू और ये चार्ज है माइनस क्यू। ये मैं कुछ फील्ड लाइंस ड्रॉ कर देता हूं। ये फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दिए। तो यहां पर ये प्लस है, ये माइनस है, फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं। तो अगर मैं यहां पर एक ये सरफेस ले रहा हूं, लेट्स से इट इज S1, तो बताइए फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 कितना आएगा? फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 कितना है? इट इज 0, Q डिवाइडेड बाई S0। अच्छा जी, और अगर मैंने यहां एक सरफेस लिया लेट्स से S2, तो फ्लक्स थ्रू सरफेस S2 कितना आएगा? माइनस Q बाई F0। चलिए भाई एक और सरफेस ले लेते हैं। ये है सरफेस S3। फ्लक्स थ्रू सरफेस S3 बताइए कितना आ रहा है? परफेक्ट, इट इज 0। क्यों 0? क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज भी नहीं है। या आप ऐसे ही बोल सकते हो कि यहां पर दो लाइन एंटर कर रही हैं, तो दो लाइन ही बाहर निकल रही हैं। दो लाइन एंटर कर रही हैं, दो लाइन ही बाहर निकल रही है, इसलिए हम बोलेंगे कि यहां पर इट इज गोइंग टू बी 0। लिख लीजिए। अच्छा, ये तो अगर मैं यहां पर सरफेस ये लेता, मान लो ये सरफेस है S4, तो फ्लक्स कितना आता? ये सब वॉल्यूम है, इट इज ऑल सरफेसेस आर वॉल्यूम, है ना, 2D में नहीं 3D में है। कितना था? इट इज सेम Q/S0। क्यों? चार्ज इंसर्ट सेम है। तो बेसिकली क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एज लॉन्ग एज चार्ज इनसाइड सेम है, एज लॉन्ग एज चार्ज अंदर जो है वो सेम है, फ्लक्स जो होगा वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपने सरफेस कैसा बनाया है। क्यों? क्योंकि देखो इस जो मैंने व्हाइट सरफेस था, ये आपका ब्लू कलर का लाइन का सरफेस था, इससे जो फील्ड लाइन निकल रही 1 2 3 4 5 6, तो 6 लाइन यहां से भी निकल रही है, 6 लाइन दूसरे से भी निकल रही हैं। तो फ्लक्स जो है इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ योर गॉसियस सरफेस। गॉसियस सरफेस का नेचर क्या है इस पर डिपेंड नहीं करेगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गॉसियस सरफेस प्रोवाइडेड चार्ज इनसाइड इज सेम। प्रोवाइडेड चार्ज इनसाइड इज सेम। नेक्स्ट वन लिखिए। as long as charge inside is same, electric
flux is independent of nature of Gaussian surface. ठीक है, एज लॉन्ग एज चार्ज इनसाइड इज सेम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गॉसियन सरफेस, यानी कि गॉसियन सरफेस के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। देखो बच्चों, मैं दोबारा बता रहा हूं, S4 से S4 जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर चार्ज कितना है, प्लस क्यू ही है, तो फ्लक्स थ्रू S4 विल बी कितना, Q डिवाइडेड बाय S0। क्यों, चार्ज, आपको बस चार्ज कितना अंदर बैठा हुआ है उसको देखना है, चार्ज जो है वो कितना है वो देखना है, बस खत्म। लिख लीजिए, समझ में आ गया भाई? अच्छा, ये तो अगर मैं इस चार्ज को उठा के थोड़ा ऊपर ले जाऊं, थोड़ा नीचे ले जाऊं, बट ये चार्ज अभी भी इस सरफेस के अंदर ही बैठा हुआ है, तो क्या फ्लक्स चेंज हो जाएगा? तो क्या चेंज हो जाएगा? नो, इट इज गोइंग टू सेम, यानी कि एज लॉन्ग एज चार्ज इनसाइड इज सेम, चार्ज कहां रखा हुआ है उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, as long as charge inside is same, electric flux is independent of the position of charge inside the Gaussian surface। तो Gaussian surface के अंदर चार्ज कहां बैठा है उस पर भी ये डिपेंड नहीं करेगा। सरफेस सेम नहीं है ईशान, आपके S1 S पर सरफेस कहां सेम है? ये S1 है, ये S2 है, S1 के द्वारा एक्वाबाइट वॉल्यूम ज्यादा है, S4 के द्वारा एक्वाबाइट वॉल्यूम कम है। इट हैज डिफरेंट कर्वेचर, इट हैज डिफरेंट कर्वेचर, बोथ आर नॉट द सेम, बट फ्लक्स थ्रू देम इज सेम। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अब कॉपी पेस्ट करना बंद कर दो, ठीक है? हाँ, फ्लक्स थ्रू S1 एंड S4 इज सेम। सौरभ वर्मा जी, S1 S4 सेम नहीं है, समझो यार, थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो। आप कर S1 S4, अरे S सरफेस अलग है, तभी तो मैंने पॉइंट लिखा है भाई। पॉइंट लिखाने का पर्पस क्या है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गॉसियन सरफेस, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस थिंग, मतलब समझा करो। अगर सेम ही होता फिर क्यों लिखा रहा हूं पॉइंट्स? समझ में आ गया भाई? डन डन डन, कोई दिक्कत? लिख लीजिए। चलिए, अब यहां पर हम एक अब एप्लीकेशन करें, क्वेश्चन करेंगे यहां पर। ये एक क्यूब है, इट इज अ क्यूब, और इसके एग्जैक्टली बीच में एक चार्ज रखा है क्यू। कहां पर है? एग्जैक्टली बीच में। अब
समझना, सिमिट्री का हम यूज करेंगे तो फाइंड आउट नंबर 1 नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। इजी क्वेश्चन है, कर लो फटाफट। नेट फ्लक्स कितना होगा इस पूरे क्यूब से? तो पाई नेट कितना आएगा? 0। क्या बात है यार, वाह क्या बात है। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, मजा आ गया। मतलब इतना पढ़ाने के बाद आंसर निकला 0। हम 0। क्या बात है, शानदार, मजा आ गया। कितना है? इट इज क्यू बाई एफ 0। अंदर चार्ज कितना है? क्यू। चार्ज कितना है? क्यू। तो ये होगा, समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी करते रहते यार। क्यू बाई एफ 0 होगा। अच्छा, अगर मैं कहता हूं ये है ए बी सी डी, सेकेंड पार्ट, फ्लक्स थ्रू सरफेस ए बी सी डी। ए बी सी डी से कितना फ्लक्स निकलेगा? ए बी सी डी से कितना फ्लक्स निकलेगा? गुड। कितना है भाई? एक समझो, चार्ज है, इस चार्ज से चारों तरफ फ्लक्स क्या है? इट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। इट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया, ये बोल सकते हैं। तो पूरे क्यूब से निकल रहा है कितना? क्यूब बाई। अब इसके कितने सरफेसेस हैं? सरफेस ऑफ क्यूब कितने थे? 1 2 3 4 5 6, 6 सरफेस है। तो पूरे 6 के 6 सरफेस से निकला क्यू बाई एप्सिलॉन 0। तो एक से कितना निकलेगा? एक के से कितना आएगा? इट विल बी 1/6 ऑफ द एंटायर फ्लक्स, क्योंकि सभी सरफेसेस जो हैं इस चार्ज क्यू से बराबर डिस्टेंस पर हैं। सभी सरफेसेस चार्ज क्यू के बराबर डिस्टेंसेस पर हैं। तो इट विल बी सिमेट्रिकली डिवाइडेड, दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन 0। गुड। अगर मैं थर्ड पार्ट, फ्लक्स थ्रू सरफेस ए बी सी करिए। फ्लक्स थ्रू सरफेस ए बी सी कितना आ रहा है भाई? सीधी बात है, ए बी सी डी से निकला 1/6, और ए बी सी जो है वो ए बी सी डी का भी आधा है। तो कितना हो जाएगा? क्यू बाई 12। गुड। अगर मैं कहता हूं ये पॉइंट ओ है, फोर्थ, फ्लक्स थ्रू सरफेस ए ओ बी, ए ओ बी से कितना फ्लक्स निकलेगा? ए ओ बी कितना आएगा? क्यू डिवाइडेड बाई 24 एप्सिलॉन 0। क्यू डिवाइड बाई 24 एप्सिलॉन 0 लिख लीजिए फटाफट। लिख लीजिए। समझ में आ गया भाई? डन डन डन। चलिए, तो अभी हम स्टॉप करेंगे। होमवर्क में बता देता हूं क्या कर सकते हो आप लोग। एक्सरसाइज 1 में कहां तक मैंने दिया था आपको? नाउ यू कैन डू क्वेश्चंस अप टू 22। अप टू
हाँ अभी कहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ तक हो चुका है डिस्कशन, कहाँ तक हमारा हो चुका है? आई थिंक मैंने कहाँ तक दिया होमवर्क, कहाँ तक होमवर्क दे चुके हैं बताइए फटाफट। होमवर्क कहाँ तक दे चुका हूँ? 1 to 6 दे चुका हूँ। ओके ओके 1 to 6 ही दिया था, बस बाकी नहीं दिया, आगे नहीं दिया था। 1 to 6 अच्छा ओके। 7 से आप कर लीजिए अप टू क्वेश्चन नंबर 22, ये कर लीजिए। एंड उसके बाद के भी तो क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको, आई थिंक 56 दिया था, 51 से 56 दिया था। हाँ यस 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 57 से आप कर सकते हैं 59। ठीक है, इतना कर लेना, इतना तो आप कर ही सकते हो। रुको रुको, और भी क्वेश्चन कर सकते हो क्या? यस यस यू कैन डू। नहीं नहीं नहीं, आप ठीक है इतना ही कर लो, बाकी तो 1-2 क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है देने का। डन, इतना कर लीजिए। एंड रुकिए, एससी वर्मा में मेरे कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे आप लोगों को। एससीवी में कहां तक मैं दे चुका हूं आपको? अप टू क्वेश्चन नंबर एससीवी 44 तक दे चुका हूं। ओके ओके 44 तक दिया था क्या? अच्छा अच्छा ओके 46 से कर लीजिए। फोर्टी सिक्स से 52 एससी वर्मा। ठीक है भाई, ठीक है चलिए कर लीजिए। एक्सरसाइज 2 अभी नहीं करेंगे, ठीक है? नहीं, चलिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन आई विल डिस्कस इन द क्लास। अगर वीडियो सोल्यूशन नहीं दे पाता हूं तो आई विल डिस्कस इन द क्लास, ठीक है? चिंता मत करिए, है ना? कि थोड़ा सा अभी टाइम कंस्टेंट हो रहा है, इस चक्कर में वीडियो सोल्यूशन बना नहीं पा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है, बट वी विल डिस्कस इन द क्लास, डोंट वरी। ठीक है चलिए बाय, टेक केयर। रिवीजन कैसे कर रहे हैं भाई? रिवीजन करने का तरीका क्या है? जो चैप्टर चल रहा है पहली बात तो उसको कमांड कर दे भाई, सीधी बात है, जो जो पढ़ाया जा रहा है उस पर आप कमांड करते जाइए, बस आपने कमांड कर लिया और क्वेश्चन कर लिए, आपका काम हो गया खत्म। आपने कमांड कर लिया और आपने क्वेश्चन कर लिया, आपका काम हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। यू हैव टू कमांड योर नोट्स। अगर आपने नोट्स पे कमांड कर रखा है तो मैं बोलूंगा जेई में सो चाहे एडवांस हो कुछ भी हो, हर क्वेश्चन में पड़ जाएगा। क्वेश्चन में अगर आप अटकोगे, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ फिजिक्स, इट इज बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स ओनली। 45 क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है? चलिए ओके बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।